बोलता है मैं बर्बाद होना चाहता हूं। बताओ क्यों? चौथे इलेक्ट्रॉन को पता है कि ऊपर जाएगा तो इतना सारा ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा, किसमें? डेल्टा ओ के रूप में उसको ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा अधिक। लेकिन अगर यहां पर बर्बाद होना चाहती है तो उसे युग्मन यानी पेयरिंग। हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पर। देखो भाई, हम लोग रिवाइज कर रहे थे अपना केमिस्ट्री, जी हाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें मैंने आपको पिछले क्लास में अपने इस फर्स्ट बुक का, 12th क्लास की केमिस्ट्री के फर्स्ट बुक का जो अंतिम चैप्टर है, 5वां चैप्टर, यानी कि उपसहसंयोजन यौगिक, जी हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसे आप प्यार से संकुल यौगिक के नाम से भी जानते हो, उसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में, जो कि मैं वन शॉट लेकर के आया था, ये आप ना जो है मेरे पीछे बैक में देख सकते हो कि वन शॉट लिखा हुआ है। हम उसे वन शॉट ही कर रहे थे, बट क्या कि एक्चुअली उसमें थोड़ा सा जो है एक टॉपिक ना वो हमारा रह गया था, और उस टॉपिक का नाम था क्या बताओ? जी हाँ, CFT, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। उसे मैं आज इस लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा, इस पूरे चैप्टर को। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो जाओ, अगर आप उसको देखो, और मैंने बहुत अच्छे से इंपोर्टेंट टॉपिक जो है ना उसको बहुत जल्दी से क्विक रिवीजन के तौर पे आपको समझाया हुआ है। आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना वहां मैंने सभी इंपोर्टेंट टॉपिक को टच किया है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, लिगैंड क्या होते हैं, संकुल यौगिक क्या होते हैं, ठीक है ना। संकुल यौगिक के अंदर जो छोटे छोटे टर्म होते हैं ना, जो शब्दावली होते हैं, जैसे कि भाई CMA क्या होता है, यानी कि धातु परमाणु क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, लिगैंड कैसे होते हैं, ये कैसे कैसे आप इनका नाम लिख सकते हो, है ना। तो मैंने वहां पर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। संकुल यौगिक का IUPAC नेमिंग के बाद में मैंने उसके अंदर VBT के माध्यम से संकुल यौगिकों की ज्यामिति, संरचना, उसका हाइब्रिडाइजेशन और उसकी जो होता है चुंबकीय प्रकृति, सभी को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आप नए हो और आप ये जानना चाहते हो कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और आप एक अच्छी केमिस्ट्री सीखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आप नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दो। आज हम लोग जो है CFT की बात करने वाले हैं ना। CFT, एक्चुअली CFT होता क्या है, तो देखो आज हम लोग CFT पर अपना बढ़ते हैं अपना टॉपिक। देखो, तो आज जो मेरा टॉपिक है वो क्या बताओ? CFT, जी हाँ, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। देखो, ओहो, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT हम आज पढ़ने वाले हैं। तो CFT में आज आपको मैं समझाऊंगा कि एक्चुअली ये थ्योरी दिया क्यों गया है, ठीक है ना। देखो भाई, अब क्योंकि हम लोग CFT जानेंगे, उससे पहले हम लोग जानेंगे जो इससे पिछला जो थ्योरी था वो था VBT। जी हाँ, था क्या बताओ? VBT यानी कि संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत, और मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया था, VBT, ठीक है। अब क्योंकि ये थ्योरी फेल हो गया है, जब एक थ्योरी फेल होता है तभी तो एक नया जो आता है ना सिद्धांत वो प्रस्तुत होता है। यानी कि CFT आया इसको फेल होने के बाद। एक्चुअली VBT फेल क्यों हुआ? देखो भाई, जब VBT थ्योरी दिया गया ना तो बहुत सारे पूर्व अनुमान जो है वो लगा लिए गए पहले से ही। फॉर एग्जांपल कि कुछ लिगैंड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हैं, यानी कि कुछ लिगैंड होते हैं प्रबल और कुछ लिगैंड होते हैं दुर्बल। ये अनुमान बस लगा लिया गया और थ्योरी को दे दिया। लेकिन इस सिद्धांत ने कहीं पर भी लिगैंड के वीक होने का, यानी कि दुर्बल होने का या प्रबल होने का कोई भी कारण नहीं बताया, तो थ्योरी वैसी फेल होनी थी। दूसरी कमी है, ये देखो, ये तो हुई इसकी पहली। दूसरी इसकी ये है ड्रॉबैक कि भाई इसने हमें ये नहीं समझाया कि कोई जो संकुल यौगिक है वो रंगीन क्यों होते हैं या फिर रंगीन क्यों दर्शाते हैं ना, ये हमें कोई भी इसके बारे में आइडिया नहीं देता है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी बहुत सारी ना इसमें जो है वो ड्रॉबैक्स रहे और ये हमारे फेल हो गए। तब जाकर कौन आया बताओ? CFT, ठीक है। क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ना, तो हम यहां पर डिटेल में आपको इतना कुछ खास इसमें लिखवाएंगे नहीं। पेपर में क्या आएगा, हाँ ये जरूर बताएंगे और वो हम जरूर आपको लिखवा देंगे, ठीक है। देखो, CFT के अनुसार हम लोग बोलते क्या है? CFT के अनुसार, CFT के अनुसार एक्चुअली होता क्या है? इसने कहा
एक बार ये आप ध्यान रखना कि वीबीटी ने बोला था कि उपसह संयोजी जो होते हैं यौगिक, उसके अंदर अतिव्यापन होता है, यानी कक्षकों का होता है संकरण। और सीएफटी क्या कहता है, ये सुनो ध्यान से। सीएफटी के अनुसार जो केंद्रीय धातु परमाणु है, कौन बताओ, एम फॉर मेटल, या आप CMA कह सकते हो। केंद्रीय धातु परमाणु जो है ये एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करेगा। जी हां, बिंदु आवेश के भांति व्यवहार करेगा। और जो लिगैंड होंगे, लिगैंड वो इसके चारों ओर, जी हां क्या कहा मैंने, इसके चारों ओर क्या एक धनात्मक एक ऋणात्मक या कण या फिर द्विध्रुव आवेश की भांति कार्य करेगा। आप लोग फिजिक्स में ना पढ़ते हो क्या, मैंने कहा नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋणात्मक आवेश अथवा ऋणात्मक आवेश अथवा क्या बोला मैंने, हाँ द्विध्रुव आवेश की भांति लिगैंड, क्या कहा मैंने बताओ, लिगैंड, जी हाँ, लिगैंड को माना गया किसमें, सीएफटी में माना गया, किसमें, सीएफटी में। और जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसको बिंदु आवेश माना गया, ठीक है ना। देखो केंद्रीय धातु परमाणु को, यानी हम कह रहे हैं कि क्या, केंद्रीय थोड़ा सा अच्छे से लिखे है ना, केंद्रीय धातु परमाणु को बिंदु आवेश माना गया, ठीक है ना। देखो आपको ये चीज ना ध्यान रखना है कि जब आप सीएफटी के बारे में अगर पेपर में आया बोर्ड में और आपसे बोलता है कि सीएफटी सिद्धांत के आधार पर, यानी कि सीएफटी के आधार पर आप इस संकुल को समझाइए, तो आप उसको भली बात समझा पाएंगे कैसे, वो मैं आपको यहां डिटेल में समझाने वाला हूं, ठीक है। देखो अब एक्चुअली इसमें हुआ क्या, देखो सुनो ध्यान से मेरी बात, हम लोग चलते हैं बोर्ड पे, है ना। देखो एक्चुअली इसमें हुआ क्या, जैसे कि आपको मैंने अभी समझाया कि हमारे पास जो सीएमए होगा, ये होगा हमारे पास क्या, एक बिंदु आवेश, है ना। देखो ये बिंदु आवेश होगा, ये हमारे पास हो गया बिंदु आवेश। अब लिगैंड जो होता है, लिगैंड, एक लिगैंड यहां होगा, एक लिगैंड यहां होगा, एक लिगैंड यहां होगा, एक लिगैंड यहां, एक लिगैंड यहां, मतलब ये अष्टफलकीय है संकुल, तो इसमें लिगैंड ऐसे ऐसे होंगे। अब क्या होगा, ये बिंदु आवेश होगा, सीएफटी बोलता है कि ये बिंदु आवेश है, सीएमए क्या है, एक बिंदु आवेश। आप फिजिक्स में जानते हो बिंदु आवेश क्या होता है ना, परीक्षण आवेश जो आप जानते हो। और ये जो होगा लिगैंड, ये होगा क्या, ये होगा ऋणात्मक आवेश। क्या होगा बताओ, ऋणात्मक आवेश। लिगैंड को माना गया ऋणात्मक आवेश, ठीक है भाई। या फिर कुछ ऐसे अणु होते हैं जो द्विध्रुव होते हैं, मतलब द्विध्रुव बना के रखते हैं, प्लस और माइनस वाले, वो हो सकते हैं लिगैंड, ठीक है ना। द्विध्रुव गलती क्यों हो रही है भैया, द्विध्रुव, ठीक है ना, अणु हो सकता है, अणु। अब द्विध्रुव आप जानते हो ना भाई, मान लो हमारे पास क्या हो गया, H2O हो गया, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव और H क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसमें प्लस माइनस दोनों हो गए। लिगैंड ये हो सकते हैं या तो ऋणात्मक या फिर द्विध्रुव आवेश होता है। अब क्या होता है, जो केंद्रीय धातु परमाणु है, देखो मान लो अभी क्या है, इसमें कोई लिगैंड नहीं है, अभी कोई लिगैंड नहीं है। जब कोई लिगैंड नहीं होगा तो जो बिंदु आवेश है इसके चारों ओर एक ऋणात्मक आवेश का एक फील्ड होगा, एक क्षेत्र होगा। क्या होगा बताओ, यानी कि सम्मित ऋणात्मक आवेश का, इसमें सम्मित हम लाएंगे बाद में, है ना। यानी कि ऋणात्मक आवेश का
सममित क्षेत्र, सममित क्षेत्र, ठीक है ना। अब देखो ये कौन है बताओ, ये एक धातु परमाणु है, उसके चारों ओर क्या है, ऋणात्मक आवेश का सममित क्षेत्र है, यानी कि एक समान ऋणात्मक आवेश का एक क्षेत्र बना हुआ है चारों तरफ, ठीक है ना। आप इसको बिल्कुल ऐसा समझ सकते हो जैसा कि आप समझते हो फिजिक्स में कि कोई आवेश होता है और उसके चारों तरफ क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है ना। इस आवेश की वजह से आप सेम यहां पर भी बिल्कुल ऐसे ही समझ सकते हो, क्योंकि सीएफटी जो है वो ये कहता है क्या कि स्थिर वैद्युत सिद्धांत के आधार पर सीएफटी को हम लोग देंगे, ठीक है ना। ये सीएफटी कहता है, ठीक है ना, यानी कि सीएफटी, क्या बोला मैंने, सीएफटी स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युतिकी पर आधारित है, ठीक है ना, स्थिर वैद्युतिकी पर आधारित है, ठीक है, आधारित है, ये माना गया, ठीक है। अब आपको समझना यहां पर ये है, देखो जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, जो यहां पर मैं लिख रहा हूं ना, ये आपको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिख करके रखना है, ठीक है ना, ताकि आप उसको पेपर में अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अभी क्या है, अभी इस धातु परमाणु के आसपास कोई लिगैंड नहीं है, कोई लिगैंड नहीं है। अब क्या हुआ भाई, लिगैंड हो सकते हैं और बहुत सारे लिगैंड होंगे, है ना। थोड़ा मैं इसको ऊपर करके ना, अब दूसरा यहां पर तो दूसरा बनाऊंगा, ठीक है। देखो ये मान लो मेरे पास इधर क्या है, एक सममित क्षेत्र है, इस सममित क्षेत्र के पास लिगैंड होंगे, कौन आएंगे बताओ, लिगैंड, ये लिगैंड होंगे, ये लिगैंड क्या होंगे, इसकी तरफ जाएंगे, यानी केंद्रीय धातु परमाणु की ओर ये क्या होंगे, बढ़ेंगे, इसकी तरफ चल के जाएंगे, कौन, लिगैंड। अब देखो इस केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर क्या है, एक क्षेत्र पहले से है जो कि ऋणात्मक है, और ये जो लिगैंड है, मैंने क्या समझाया आपको, ये या तो होगा द्विध्रुव या फिर होगा ऋणात्मक आवेश वाला कोई अणु होगा, ठीक है ना, जो कि एक आवेश की तरह काम कर रहा है। जब ये इसकी ओर जाएगा, बताओ ये नेगेटिव होगा, है कि नहीं। अगर मान लो H2O है तो ये क्या, ये द्विध्रुव है, इसमें एक प्लस होगा, एक क्या होगा, माइनस होगा, तो इसका माइनस वाला छोर इसकी ओर ही रहेगा, कहां, केंद्रीय धातु परमाणु की ओर रहेगा, यानी जो कि उसकी ओर फील्ड है। अब अगर मान लो द्विध्रुव अणु नहीं है, लिगैंड, कोई ऐसा आवेश हो सकता है जो नेगेटिव चार्ज वाला होगा, मान लो Cl हो गया, मान लो Cn हो गया, तो ये Cn क्या है, लिगैंड ही तो है, जो कि एक ऋणात्मक आवेश की तरह यहां पर व्यवहार करेगा, ठीक है। तो जब ये लिगैंड इस क्षेत्र की ओर जाएगा, अब ये भी नेगेटिव होगा, और ये जो लिगैंड आ रहा है ये भी नेगेटिव होगा, तो इस नेगेटिव के बीच में बताओ क्या होगा, इस नेगेटिव के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण, क्या होगा बताओ, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है ना, क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। यानी कि ये लिगैंड जब जाएगा तो ये जो नाभिक के चारों, ये जो केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ एक सममित क्षेत्र है, वो सममित क्षेत्र क्या होगा, मतलब कि उसका नष्ट हो जाएगा, यानी सममित क्षेत्र असममित क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो प्रतिकर्षण होगा इसकी वजह से केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर जो क्षेत्र है वो संभ्रंश से क्या हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना, सम्मित से असम्मित हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ देखो ध्यान से, अब जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके पास क्या है बताओ, उसके पास है कक्षक, क्या उसके पास में कक्षक है, कौन से, डी कक्षक, जिसमें क्या है बताओ, इलेक्ट्रॉन है। यानी कि जो मेरे पास डी कक्षक होंगे किसके बताओ, संकुल के, संकुल कौन से होंगे, कोई भी संकुल, कोई भी संकुल होगा, तो उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु है, जो केंद्रीय धातु परमाणु उसके पास होंगे डी कक्षक होंगे, उसमें होंगे 5 कक्षक, कितने, 5, आप सब नाम जानते हैं इसका, 1 2 3 4 5 होगा, ठीक है। देखो अब सुनो ध्यान से, एक का नाम क्या होता है बताओ, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक का नाम होता है डी जेड स्क्वायर, एक का नाम क्या होता है बताओ, डी एक्स वाई, एक का नाम होता है डी वाई जेड, और एक का नाम क्या होता है, डी जेड एक्स। ये 5 कक्षक होते हैं जो कि क्या होते हैं, संभ्रंश कक्षक होते हैं, संभ्रंश कक्षक होते हैं भाई साहब, आपको ध्यान रखना है। जब लिगैंड इसके करीब आए थे, कौन, जब लिगैंड इसके पास आए थे तो क्या हुआ,
प्रतिकर्षण हुआ, देखो ना ऊपर क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। तो प्रतिकर्षण होने से हमेशा ऊर्जा में क्या होता है, वृद्धि होती है। तो इसकी ऊर्जा जो पहले यहां पर था, है ना, अब क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। देखो इसकी ऊर्जा क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़ गया। तो अब क्या हुआ, अभी भी इसके 5 कक्षक एक साथ हैं। क्या है बताओ, हम इसे बोलते हैं समभ्रंश कक्षक, यानी कि ऐसे कक्षक जिनकी ऊर्जाएं बिल्कुल समान होती है उसे हम बोलते हैं समभ्रंश कक्षक। ठीक है, अब इसकी ऊर्जा बढ़ गई, ऊर्जा बढ़ने के बाद भी अभी इसने अपनी समभ्रंश, जो इसकी समभ्रंश है उस गुण को इसने भी बनाए रखा है। ठीक है, अब क्या होगा, लिगेंड और पास पहुंचे, जब लिगेंड और पास पहुंचे तो इसकी ऊर्जा और बढ़ेगी। अब इसकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि ये जो कक्षक है ना, ये 2 भागों में विभाजित यानी कि वियोजित हो जाता है। देखो ऐसे, अभी इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, जब इसकी ऊर्जा बढ़ गई तो भाई साहब ये टूट गया। क्या हो गया, ये टूट गया। किसमें, 2 और 3 के सेट में वियोजित हो जाते हैं कक्षक। ठीक है, देखो आप ध्यान से सुनते जाओ। मतलब इसमें क्या है, देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये लो पहले आप, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, है ना, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 कक्षक हैं, इनकी ऊर्जा एक जैसी होती है तो हम इसे बोलते हैं समभ्रंश कक्षक। अब देखो इस तीनों को हम लोग बोलते हैं T2G कक्षक। क्या बोलते हैं, और इस 2 को हम लोग बोलते हैं क्या, EG कक्षक बोलते हैं। ठीक है ना, अब T2G कक्षक और EG ये 2 सेट यानी 2 समुच्चय, कक्षकों के 2 समुच्चय के रूप में क्या होंगे, ये हो जाएंगे वियोजित, यानी कि ये टूट जाएंगे। देखो टूट गया, तो जो 2 वाला है हम इसे बोलते हैं क्या, EG कक्षक। ठीक है ना, और जो 3 वाले हैं हम इसे बोलते हैं T2G कक्षक। ठीक है, तो यानी कि जो संकुल यौगिक होते हैं उसके जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं उसके जो कक्षक होते हैं डी, 5 समभ्रंश, वो जो बिंदु आवेश होता है यानी कि जो लिगैंड आ रहे हैं उसके प्रतिकर्षण के कारण ये स्प्लिट यानी कि विपाटन हो जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। क्या बोलते हैं बताओ, ये जो कक्षकों का विभाजन हो गया इसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। ठीक है, तो अब जो विपाटन होता है ना, ये 2 टाइप का होता है। सुनो, विपाटन जो होता है 2 टाइप का होता है, क्योंकि आप लोग ना जानते हो संकुल, कुछ संकुल ऐसे होते हैं जिसमें उपसह संयोजन संख्या उसकी कितनी होती है, 6 होती है, और कुछ की 4 होती है। तो जो 4 वाले होंगे उसको हम लोग बोलते हैं चतुष्फलकीय, और जो 8 वाले होंगे उस हम लोग क्या बोलेंगे, अष्टफलकीय। तो पहले हम लोग यहां बात करने वाले हैं क्या, अष्टफलकीय। अष्टफलकीय संकुलों में क्या, विपाटन। जी हाँ, विपाटन की बात करेंगे। ठीक है, तो विपाटन की बात यहां पर होगी। देखो अब एक बात ध्यान रखना, मैंने अष्टफलकीय बोला, इसका मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, उप सह संयोजन संख्या है, वो इसकी 6 होगी। यानी कि अगर मान लो मैं एक समतल बनाऊं, मैं एक तल बनाऊं, यहां पर मान लो देखो ऐसे ये तल बनाऊं तो आपको तल कुछ ऐसा मिलेगा देखने को, है ना। देखो थोड़ा ना गलत बन गया, अच्छे से बनाएंगे तो अच्छे से में समझ में आ जाएगा ना। देखो ऐसे, अब देखना ध्यान से आप, मैंने कहा अष्टफलकीय है तो बीच में तो हो गया आपका धातु परमाणु, और यहां पर मान लो इस तरह से इसके लिगैंड होंगे। ठीक है, देखो ऐसे ये इसके अक्ष भी तो होंगे। देखो एक लिगैंड यहां, एक लिगैंड यहां, एक लिगैंड यहां, एक लिगैंड यहां। अब ये जो है मेरे पास एक यहां भी, एक यहां भी होगा, तो इसमें कुल 6 लिगैंड है। तो मैं ऐसे संकुल की बात कर रहा हूं जो अष्टफलकीय हो, यानी जिसका उपसह संयोजन संख्या कितना हो, 6 हो। अब ये मेरे पास देखो लिगैंड है, अब ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसके भी तो कक्षक होंगे कि नहीं होंगे, है भाई, इसके भी तो होंगे कक्षक, तो इसके भी क्या होंगे, तो कक्षक होंगे। तो केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षक होंगे। ठीक है, 5 होंगे। अब लिगैंड देखो चारों तरफ से अप्रोच कर रहा है, क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। हमारे पास जो
5 कक्षक होते हैं। एक और होने बताओ, एक होते हैं ईजी। अभी ईजी क्या होता है मैंने आपको पीछे लिखवा दिया है, ठीक है ना। ईजी जो होते हैं वो हमारे अक्ष के अनुदिश होते हैं, अक्ष के ईजी कक्षकों, ईजी कक्षकों के क्या पालियां क्या होती है अभी बताऊंगा। पालियां अक्ष के अनुदिश होते हैं, अक्ष के अनुदिश होते हैं। आपकी ये आपको ध्यान रखना है, अनुदिश होते हैं, ठीक है ना। और देखो जो T2G होते हैं, T2G कक्षकों के, T2G कक्षकों की पालियां अक्षों के मध्य होते हैं, अक्षों के मध्य होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, वरना आप गलती कर बैठोगे, क्योंकि हम लोग इसी के आधार पर समझाते हैं किसको, सीएफटी को। अब जो कक्षक ईदी वाला होगा उसकी पालियां, तो पालियां क्या होता है, ये जो ना आप लोग जानते हो, पी तुम्हारा ऐसा होता है कक्षक, है ना, हम इसे पालियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बताओ, हम इसे पालियां बोलते हैं। इसी में तो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इस पालियों में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म रहते हैं, तो हम इसे पालियां बोलते हैं। ये मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जो है चैप्टर को पहले से ही अपने प्लेटफॉर्म पर समझाया हुआ है। आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक करके ना इसको डिटेल में और पढ़ सकते हो। अगर आप थ्योरी बहुत ज्यादा यहां पे लिखना चाहते हो तो यहां मैं थ्योरी कम लिखवाऊंगा, समझाऊंगा ज्यादा, ठीक है ना। आप अगर समझ गए तो आप आराम से पेपर में से कर पाओगे। अगर आपको थ्योरी लिखनी है तो मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है कंप्लीट वीडियो, ठीक है ना, इस चैप्टर का और इस टॉपिक का भी, ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ, यहां पर कुल 6 लिगेंड है, ठीक है ना। अब मान लो कुछ लिगेंड ऐसे होंगे जो अक्ष के अनुदिश आएंगे, कुछ लिगेंड्स ऐसे होंगे जो अक्ष के अनुदिश नहीं आएंगे, अक्ष के बीच में आएंगे। अब यहां पर जो लिगेंड है देखो ऊपर से भी आ रहा है ना, और नीचे से भी जा रहा है। अब ये लिगेंड जो है ऊपर से भी जा रहा है और नीचे से भी आ रहा है। तो देखो ध्यान से, अगर मान लो हम इसमें दिखाएं, ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, ठीक है, और ये हमारा हो गया इधर क्या बताओ, वाई अक्ष, और ये हमारा क्या हो गया बताओ, जेड एक्स हो गया, है ना। तो जो लिगेंड जेड अक्ष के और एक्स वाई अक्ष के अनुदिश आएगा वो लिगेंड देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये जो कक्षक होते हैं इनके जो लोब होते हैं, जो पालियां होती है वो अक्ष के अनुदिश होते हैं। तो जो लिगेंड अक्ष के अनुदिश आएगा वो इन कक्षकों की पालियों को प्रतिकर्षित करेगा। यानी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु के अंदर जो डी कक्षक का जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो लोब है, जो डी जेड स्क्वायर लोब यानी कि पालियां है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन और जो लिगेंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन आपस में आमने सामने आ जाएंगे, आपस में आमने सामने आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उनके मध्य प्रतिकर्षण होगा। और प्रतिकर्षण की वजह से उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, और उसकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि जो ईजी कक्षक है ये ऊपर भाग जाएंगे, यानी कि इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है क्या, कि जब लिगेंड ये तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, जब लिगेंड अक्ष के अनुदिश निर्दिष्ट करते हैं, है ना, क्या करते हैं बताओ, निर्दिष्ट करते हैं, तो ईजी कक्षकों की पालियां, ईजी कक्षकों की पालियां ईजी कक्षकों की पालियां अक्ष पर होने के कारण, अक्ष पर, ये चीज आपको लिखना है पेपर में। अगर सीएफटी को समझाना है तो आप ये डायग्राम बनाओगे, ये बनाओगे और ये आप लिखोगे। इससे पहले आप लोग इसके अंदर ये लिख दोगे कि सीएफटी किस पर आधारित है, स्थिर वैद्युतिकी सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। केंद्रीय धातु परमाणु बिंदु आवेश होता है, लिगेंड जो होते हैं ये ऋणात्मक आवेश या फिर द्विध्रुव अणु हो सकता है, ठीक है ना। और ये इस तरह से क्या करते हैं, काम करेंगे, ठीक है। अब देखो पालियां अक्ष पर स्थित होने के कारण अधिक, है ना, होने के कारण प्रतिकर्षित होते हैं, अधिक, क्या लिखेंगे, अधिक प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षित
अधिक प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, अधिक प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब अधिक प्रतिकर्षित होंगे तो क्या होगा, ईजी कक्षकों के जिसके परिणाम स्वरूप ईजी कक्षकों की ऊर्जा T2G कक्षकों की ऊर्जा से क्या होगा बताओ, अधिक होगा, क्या होगा, अधिक होगा, और कक्षक दो समुच्चय में विपाटित हो जाते हैं, दो समुच्चय में क्या हो जाते हैं, विपाटित, ठीक है ना, विपाटित हो जाते हैं, ठीक है ना, हो जाते हैं। अब सुन ध्यान से, समुच्चय मतलब सेट में, दो सेट में क्या होंगे, ये विभाजित हो जाएंगे, और कक्षकों के इस विपाटन को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं, है ना, विपाटन कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, हम ऐसे इसको समझाएंगे, ठीक है, डिटेल में हम इसको समझाने वाले हैं, ठीक है। पेपर में बोलता है कि सीएफटी के आधार पर इस अणु को समझाइए, तो आप सब कुछ ऐसे बना के ना समझाएंगे, ठीक है। देखो अब सुनो, अब क्या होगा, अब हम इसके बाद में क्या कर देंगे, अपना एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है ना, कौन से वाले, क्योंकि हम लोग अष्टफलकीय में पढ़ रहे हैं पहले, तो अष्टफलकीय के अंदर क्या होता है, कुछ इस प्रकार का मेरे पास क्या होगा, देखो डी कक्षक होंगे, ठीक है ना, चाहोगे इसमें बताओ, डी कक्षक होंगे, नाम बताओ कि क्या क्या होते हैं इसके, है ना, सबको पता होना चाहिए ना नाम, वरना आप लोग दिक्कत कर दोगे। देखो थोड़ा सा आगे पीछे ना बन जाता है यार हमेशा ही, ये ऐसे रहेगा, ठीक है, देखो इस तरह से इसे बनाओ। अब ये कौन है बताओ, 5 समभ्रंश डी कक्षक, ठीक है ना, एक का नाम क्या हो बताओ, डी एक्स वाई, एक का नाम क्या है, डी वाई जेड, एक का नाम क्या है, डी जेड एक्स, एक का नाम क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक का नाम क्या है, डी जेड स्क्वायर, ठीक है, ये 5 हो गए तुम्हारे कक्षक। अब क्या होगा देखो, इसकी ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ जाएगी, है ना, इसकी ऊर्जा थोड़ी सी ऐसे बढ़ेगी, ठीक है। अब क्या होगा, ऊर्जा बढ़ने के बाद ये अभी यहां पहुंच गया, अभी इसकी समभ्रष्टता समान बनी हुई है, ठीक है, समान बनी हुई है, यहां भी 5 है, 1 2 3 4, यह हमेशा 5 भी बनते नहीं, तो हम लोग यहां पे तो एक लाइन लिखते हैं, ठीक है ना, क्या लिगैंड की उपस्थिति में उच्च ऊर्जा के बावजूद समभ्रष्टता बनी हुई है ना, कैसे बताओ, बनी हुई है, मतलब अभी इसका विपाटन नहीं हुआ है। अब क्या हो जाएगा, जब हद से ज्यादा कुछ हो जाता है ना, तब सब्र का बांध टूटता है, ठीक है ना, कुछ ऐसे, देखो ध्यान से, ठीक है, मैं अब इसको ना ऐसे कर रहा हूं, अब क्या हो गया, इसका विपाटन हो गया, ठीक है ना, और विपाटन अब हो गया, इसकी ऊर्जा बढ़ गई, ठीक है ना। देखो ध्यान से, अब इसमें एक्चुअली हुआ क्या, ऊर्जा बढ़ गया, और ऊर्जा बढ़ने के कारण विपाटन हो गया, ठीक है ना। देखो अब क्योंकि ये अष्टफलकीय है, तो जो कक्षक अक्ष के अनुदिश था उसको अधिक प्रतिकर्षण महसूस हुआ, और उसके कारण वो कक्षक ऊपर चले गए, कहां गए बताओ, ऊपर गए, ठीक है, देखो ऐसे करके, तो यहां पर कौन पहुंच गए, जो अक्ष के अनुदिश होते हैं, ईजी कक्षक, ठीक है ना, ईजी। तो अब आपको पता चल गया कि ईजी ऊपर क्यों गया, और ईजी ऊपर अष्टफलकीय संकुल में ही जाता है, ठीक है ना।
तो यहां पर क्या हुआ Eg, और नीचे क्या होगा बताओ, नीचे हो जाएगा T2G, ठीक है ना, Eg और नीचे T2G। देखो T2G का मतलब होता है ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल, यानी कि 3 समान ऊर्जा वाले कक्षक, ठीक है ना, और ऊपर कौन गया Eg, इक्वली डिजेनरेट, यानी कि समान ऊर्जा वाले 2 कक्षक, ठीक है ना, वो ऊपर गए। अब सुनो, अब क्योंकि ये अष्टफलकीय संकुल है तो इसको हम लोग बोलते हैं बेरी सेंटर। क्या बोलते हैं बताओ, बेरी सेंटर, ठीक है ना, और इसको हम लोग जो है ना सिंपली हम इसको डेल्टा ओ से, है ना, या फिर आप इसको डेल्टा ओ, डेल्टा मतलब क्या ऊर्जा, और ओ मतलब क्या है अष्टफलकीय, ठीक है ना, अष्टफलकीय संकुल में विपाटन को हम लोग डेल्टा ओ से निर्दिष्ट करेंगे, ठीक है ना। अब सुनो, अब ये हो गया बेरी सेंटर, इससे ऊपर जो ऊर्जा है ना वो 3/5 डेल्टा ओ से वृद्धि हो गया, और नीचे क्या हो गया देखो, नीचे 2/5 डेल्टा ओ से ऊर्जा इसकी घट गई, यानी कि ऊपर वाले Eg कक्षक की ऊर्जा 3/5 से वृद्धि हो गया, और जो T2G वाला है ना नीचे, इसकी ऊर्जा 2/5 से घट गया। तो यहां पर नेगेटिव साइन भी हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है ना, इस नेगेटिव चिन्ह का मतलब यह है कि ऊर्जा कम हो गया, ठीक है। तो ये क्या है बताओ, विपाटन है, ठीक है, किसमें, अष्टफलकीय संकुल में, ठीक है। तो आप ना बीच बीच में वीडियो पॉज करके ना इस नोट्स को बना लिया करो भाई, ये मैंने आपके लिए ही बनाया है। इसमें पूरा नहीं आता क्या, 1 मिनट, पूरा आना चाहिए, चलो पूरा आ गया, ठीक है। आपको नोट्स बनाना चाहिए, ठीक है ना, ये क्या, ये रिवीजन है, पेपर में आपको ऐसे लिखना है, कॉपी करो, ठीक है, फटाफट से। अब देखो ध्यान से, इसके बाद से क्या है इसके अंदर कि दुर्बल क्षेत्र लिगैंड और प्रबल क्षेत्र लिगैंड, ये सीएफटी से पता कैसे लगा। देखो मैं आपको समझाऊं प्रैक्टिकली प्रयोग द्वारा, है ना, प्रयोग द्वारा। तो आप लिखो हेडिंग, आप यहां पर ना जो हेडिंग लिख सकते हो वो ये है कि विपाटन की मात्रा, विपाटन की मात्रा, है ना। हम इसके अंदर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसके अंदर कि प्रायोगिक तौर पे, प्रायोगिक तौर पे यह देखा गया कि कुछ लिगैंड अधिक विपाटन उत्पन्न कर रहे हैं, जिन्हें क्या बोला बताओ, जिन्हें SFL, जी हां, क्या बोला, SFL मतलब प्रबल लिगैंड क्षेत्र, ठीक है ना, लिगैंड क्षेत्र कहा गया। तो यहां पर ना ये देखा कि कुछ लिगैंड जो थे ना वो ज्यादा विपाटन कर रहे थे और कुछ लिगैंड कम विपाटन कर रहे थे। इसका मतलब कुछ जो लिगैंड स्ट्रांग होंगे, वो स्ट्रांग लिगैंड जो होगा वो तेजी से पास आ रहा होगा कक्षक के अक्ष के अनुदिश, जिसकी वजह से क्या हो रहा होगा, उसकी ऊर्जाएं बहुत अधिक बढ़ जाती होगी, और ऐसे लिगैंड को नाम दिया गया क्या, हाँ, प्रबल क्षेत्र लिगैंड, ठीक है ना। अब तक ध्यान से इसमें, अब इसमें क्या है, कुछ लिगैंड, क्या मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ लिगैंड निम्न मतलब कम, निम्न विपाटन उत्पन्न कर रहे थे, है ना, उत्पन्न कर रहे थे, जिन्हें क्या बोलते हैं बताओ, जिन्हें WFL यानी कि दुर्बल क्षेत्र लिगैंड कहा गया, जिन्हें दुर्बल क्षेत्र लिगैंड कहा गया, ठीक है। ये बात आपको ना समझ में बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए कि दुर्बल क्षेत्र लिगैंड क्या होते हैं और प्रबल क्षेत्र लिगैंड क्या होते हैं। यानी कि वो लिगैंड जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार अधिक विपाटन उत्पन्न कर रहा था उसे प्रबल क्षेत्र लिगैंड कहा गया, और वो लिगैंड जो सीएफटी के अनुसार कम विपाटन उत्पन्न कर रहा था उसे दुर्बल क्षेत्र लिगैंड कहा गया, ठीक है ना। और लिगैंड के प्रबलता
के ऑर्डर में जब उसको व्यवस्थित किया गया तो हमें एक श्रेणी प्राप्त हुई, हम उसे स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी का मतलब ये होता है कि ऐसे लिगेंड जिसकी स्प्लिटिंग की मात्रा को बढ़ते हुए ऑर्डर में लगाया गया, ठीक है ना। पहले कमजोर वाले लिगेंड, फिर उससे प्रबल, फिर उससे प्रबल, ठीक है ना। तो यहां से हमें क्या होता है, एक विशेष श्रेणी प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जब लिगेंड को उसकी विपाटन की मात्रा को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया तो एक श्रेणी प्राप्त हुई जिसे क्या बोलते हैं बताओ, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी, क्या बोलते हैं, रासायनिक श्रेणी कहते हैं। रासायनिक श्रेणी यानी स्पेक्ट्रम केमिकल सीरीज क्या हुआ, हमें प्राप्त हुआ, श्रेणी कहते हैं, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। कॉपी करो इसको फटाफट से ना, ले लो इसका कॉपी करो, कॉपी। देखो तो इस टाइप से ना क्या होता है, लिगेंड की एक श्रेणी प्राप्त होती है। देखो तो यहां पर आपको ना दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एनसीईआरटी से पेज निकाले। देखो क्या बोल रहा है इसके अंदर, जो सबसे जो दुर्बल लिगेंड है वो कौन है बताओ, आयोडो, ब्रोमाइडो, थायोसाइनेटो, क्लोराइडो, सल्फाइडो। देखो ये यहां पर क्या बताओ, यहां पर है जल का अणु, जी हाँ। देखो जल यहां पर है, इस जल से पहले जितने भी हैं सबको दुर्बल मानेंगे, ठीक है ना। जल से पहले जितने भी हैं सबको हम लोग दुर्बल मानते हैं, ठीक है। और जल के बाद में जो है आइसोथायोसाइनेटो, ईडीटीए और ये अमोनिया यानी कि एमीन, ईएन, साइनाइडो और ये कार्बोनिल, ये सारे कैसे, देखो जल के बाद वाले सारे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसका ऑर्डर एक्चुअली में दिया कहां गया, सीएफटी में, और कहते हैं हम लोग यूज कहां करते हैं बताओ, वीपीटी में भी इसका यूज हुआ था, ठीक है ना। तो वहां पर पूर्व अनुमान लगाया गया था, एग्जैक्ट नहीं पता कि ये प्रबल और ये दुर्बल जो लिगेंड है उसमें अंतर क्या है, विभेद क्या है, ये वहां पता नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। और यहां पर विपाटन की मात्रा, विपाटन के आधार पर लिगेंड को दुर्बल और प्रबल कहा, ठीक है। तब जाकर के हमको लगा पता कि एक लिगेंड जो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और एक हमारा दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, ठीक है ना। ऐसे हमने यहां से प्राप्त किया, ठीक है। देखो कुछ ऐसे, अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो मान लो मेरे पास कोई संकुल है, मान लो मेरे पास कोई संकुल होगा, तो संकुल में एक्चुअली हुआ क्या, देखो मेरे पास आ गया डी कक्षक आ गया, देखो ऐसे ये आ गया डी कक्षक हो गया ना। अब 1 2 3 4 5 अपने आप बन गया। अब देखो अगर मान लो लिगेंड था कोई, मजा नहीं आया, देखो कोई लिगेंड होगा और लिगेंड होगा ऐसा जो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। लिगेंड होगा जो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से नीचे, इसमें कितना क्या हुआ, इसमें कितना स्प्लिटिंग अधिक हुआ, ठीक है ना। देखो ऐसे देखो, देखो 1 2 3 हो गया, इसमें 2 ही है। अब यहां देखो और यहां देखना को भी विपाटन, तुम देखो ऐसे ले लो, देखो इसमें क्या, इसमें जो है विपाटन की मात्रा वो अधिक है, ठीक है ना।
अब यहां पर जो अंतर वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना, यहां पर जो अंतर होगा वो बहुत ज्यादा होगा, और यहां पर अंतर क्या है, देखो यहां अंतर बहुत ही कम है, ठीक है ना। तो क्या होगा, देखो ये क्या होगा, ये जो विपाटन इधर वाला है ये कैसे है, हाँ, SFL की उपस्थिति में, ठीक है, ये आप देखो ध्यान से इसमें, और ये क्या बताओ, ये WFL की उपस्थिति में, यानी कि दुर्बल क्षेत्र लिगैंड की उपस्थिति में कम होता है विपाटन, ठीक है ना। और ये क्या है, प्रबल क्षेत्र लिगैंड की उपस्थिति में विपाटन, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या होता है, इसके अंदर विपाटन होता है, ठीक है। तो और यहीं से हम लोग ना डिसाइड करते हैं कि लिगैंड प्रबल है या दुर्बल, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते आ जाओ, अब क्या आता है बताओ, अष्टफलकीय, क्या अष्टफलकीय हो गया, तो चतुष्फलकीय, जी हाँ, चतुष्फलकीय संकुलों में विपाटन, में क्या, विपाटन, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, चतुष्फलकीय संकुलों में विपाटन, इसमें देखो इसमें कुछ खास है नहीं। अब क्या होगा, अगर चतुष्फलकीय है, देखो ध्यान से फिर से समझना आप, अगर चतुष्फलकीय है तो उसमें कितने होंगे बताओ, कुल लिगैंड 4, कितने होंगे, कुल 4 लिगैंड होंगे। तो जो 4 लिगैंड होंगे उसमें चारों में से 2 गायब हो जाएंगे, यहां पर मान लो M है, अब देखो एक लिगैंड यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां पर। अब जो ऊपर वाले लिगैंड थे वो तो भैया है ही नहीं, तो यानी कि जो लिगैंड है वो अक्ष के अनुदिश है ही नहीं। तो अब जब लिगैंड अक्ष के अनुदिश नहीं है, तो जब अक्ष के अनुदिश लिगैंड आएगा तो जो कक्षक होगा वो प्रतिकर्षण करेगा ही नहीं, प्रतिकर्षण नहीं करेगा, यानी कि अक्ष पर क्या हो गया बताओ, अष्टफल क्या है ना, अक्ष के अनुदिश, अच्छा इसमें आप ये लिखो अक्ष के अनुदिश, अक्ष के अनुदिश लिगैंड की अनुपस्थिति के कारण अक्षों के मध्य स्थित लिगैंड और अक्षों के मध्य स्थित लिगैंड नहीं, अक्षों के मध्य स्थित कक्षकों के इलेक्ट्रॉन और कौन बताओ, इलेक्ट्रॉन और लिगैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अधिक प्रतिकर्षण महसूस करते हैं और परिणाम स्वरूप ऐसे बंद हो, जिसके कारण T2G कक्षकों की ऊर्जा EG कक्षकों की तुलना में अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होंगे बताओ, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, हाँ, कक्षकों का विपाटन होगा, कक्षकों 5D संभ्रंश कक्षकों का क्या होता है बताओ,
विपाटन हो जाता है, विपाटन हो जाता है, हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब कैसे होगा, यानी कि अब मैं आपको अगर समझाऊंगा, ये आपने छाप लिया होगा ना, सारा छाप लेना नोट्स में अपने। देखो अब जो मेरे पास 5 कक्षक है, देखो 5 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया ना। अभी क्या है, लिगैंड की अनुपस्थिति में, लिगैंड की अनुपस्थिति में आपको ये यहां पर लिखना पड़ेगा, अनुपस्थिति में, ठीक है ना, 5 संभ्रंश, संभ्रंश डी कक्षक, डी कक्षक है कि नहीं, बताओ। अब क्या होगा, इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी थोड़ी सी, इसकी ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी इसकी ऊर्जा, क्यों, अच्छा, और फिर क्या होगा, इसका विपाटन हो जाएगा। अब ऊपर बताओ कौन जाएगा, अब ऊपर जाएगा 3 और नीचे जाएगा 2, क्यों, ये हो गया Eg और ये क्या हो गया बताओ, T2G, ठीक है। आपको ध्यान रहेगा ना। तो ये जो भी होता है विपाटन, ये चतुष्फलकीय, जी हाँ, 4 उपसय सूचन संख्या वाले संकुलों में होते हैं। क्यों, क्योंकि जो T2G है कक्षक वो ऊपर पहुंच जाएगा, उसके कक्षक जो है अक्ष के अनुदिश ना होकर के मध्य में होते हैं, और अनुदिश वाले में तो लिगैंड आएंगे ही नहीं, क्योंकि वहां तो लिगैंड है ही नहीं, क्योंकि ये चतुष्फलकीय है ना भैया। तो जो चतुष्फलकीय संकुल होते हैं उसमें T2G कक्षक ऊपर रहते हैं, उसकी ऊर्जा अधिक होती है, और जो नीचे वाले होते हैं उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर 2/5 ऊपर रहता है, 2/5 डेल्टा टी, जी हाँ, ये आप लोग डेल्टा टी यहां पर ना लिखोगे, क्या लिखोगे, डेल्टा टी यहां पे आप लिखोगे। तो ये एक्चुअल में हुआ क्या, देखो ध्यान से, ये चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल संकुल के लिए होता है ऊर्जा, ठीक है ना, विपाटन, ये ऐसे रहेगा, ठीक है। और नीचे कितना होगा, 3/5 डेल्टा टी से कम हो गया, ऊपर ही वृद्धि हो गया, ठीक है। ये हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है बताओ, अब इसमें आता है इलेक्ट्रॉनों का वितरण। क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। तो सीएफटी के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का वितरण, ठीक है भाई। तो सीएफटी के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का वितरण, इलेक्ट्रॉनों का वितरण, इलेक्ट्रॉनों का वितरण, ठीक है ना। आपको क्या सीखना, बताओ, आपको सीखना है वितरण। तो वितरण कैसे होगा इसमें, देखो इलेक्ट्रॉनों का वितरण, भाई मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास है कक्षक, ठीक है, ये हमारे पास है 5 डी है ना, कुछ ऐसे बना 5 हो गया इसमें। अब देखो, अब ना मैं आपको इलेक्ट्रॉनों को वितरित कैसे करते हैं वो सिखा रहा हूं, ठीक है ना। ऊपर मान लो 1 है, ठीक है, नीचे मान लो 3 है। अब सुनो ध्यान से, देखो यहां पर क्या हो गया, यहां पर क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, ठीक है। अब देखना इधर कैसे समझ आएगा। अब इसी में मैं ना तो नीचे भी ले रहा हूं, ठीक है ना, ऐसे। अब यहां पर कोई बताओ, यह है WFL, WFL की उपस्थिति में, ठीक है। अब ये तो आपको मालूम ही है कि अगर WFL रहेगा, यानी कि दुर्बल क्षेत्र लिगैंड अगर होगा तो विपाटन कम होगा, और अगर प्रबल क्षेत्र लिगैंड होगा तो विपाटन अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, देखो अब भाई मान लो D1 है, कोई संकुल ऐसा है जिसके केंद्रीय धातु परमाणु के D कक्षक में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर D1 है, अगर D1 है तो आप 1 इलेक्ट्रॉन भरोगे इधर, है ना, और 1 भरोगे इधर। अगर दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है और D1 है तो इलेक्ट्रॉन, अरे कहां भर गया मैंने, देखो अब आप इसमें 1 भरोगे, 1 इलेक्ट्रॉन आपको इसमें भरना है, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो भी आपको 1 ही भरना है, कोई समस्या तो इसमें होने वाली है नहीं। और अगर मान लो D1 ना होकर के D2 हो गया, मतलब कोई संकुल है उसके केंद्रीय धातु परमाणु के D कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप लोग अगर WFL है तो भरोगे ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों है ना, भर गया। और अगर WFL ना होकर के SFL है, प्रबल क्षेत्र लिगैंड है इसके अंदर,
तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे। अब अगर मान लो D2 ना होकर के D3 हो गया, क्या हो गया, D3 हो गया, तो आप यहां भरोगे WFL की उपस्थिति में ऐसे भरेंगे और SFL की उपस्थिति में ऐसे भर देंगे, कोई समस्या नहीं है। यानी जब तक D में 3 इलेक्ट्रॉन है तो लिगेंड कैसा है, दुर्बल क्षेत्र है कि प्रबल क्षेत्र है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इलेक्ट्रॉन नीचे नीचे ही भरोगे, ठीक है ना। लेकिन अगर D4 हो गया, क्या कहा मैंने, अगर इलेक्ट्रॉन D4 हो गया तो 3 यहां भरोगे। अगर लिगेंड दुर्बल क्षेत्र है तो चौथा इलेक्ट्रॉन 3 भरने के बाद या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे रहेगा। 2 केस बनेंगे, क्या बनेंगे बताओ, 2 केस बनेंगे। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहां भरना है, नीचे कि ऊपर। अब यहां पर निर्भर करेगा दुर्बल क्षेत्र और प्रबल क्षेत्र लिगेंड के ऊपर। अगर लिगेंड दुर्बल क्षेत्र है, अगर लिगेंड दुर्बल क्षेत्र है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, और अगर लिगेंड प्रबल क्षेत्र है तो लिगेंड का युग्मन होगा, ठीक है ना। अब सुनो, जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ये देख रहा है, चौथा इलेक्ट्रॉन आया और ये कह रहा है यार थोड़ा साइड हुई हो, मैं भी इसमें आना चाहता हूं। कौन, ये कह रहा है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन बोल रहा है कि भाई मैं भी इसमें आना चाहता हूं यहां पर। तो ये बोलता है जो पहले से इलेक्ट्रॉन है कि अगर तेरे को यहां पर आना है, मतलब पेयरिंग होना है, पेयरिंग मतलब जोड़े बनाने हैं, जोड़े मतलब युग्मन करना है, तो तेरे को इतने ऊर्जा मुझे देना पड़ेगा, और उसे हम लोग बोलते हैं युग्मन ऊर्जा। यानी कि चौथा इलेक्ट्रॉन है अगर यहां पे रहेगा तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इसे कुछ ऊर्जा अपना खर्च करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग ना रियल लाइफ में अच्छा चीज लेने के लिए पैसा खर्च करते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या होगा, यहां पे रहने के लिए इसके साथ में इसे कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। ये इलेक्ट्रॉन जो वहां पहले से है वो ये कहेगा कि मुझे तो इतना ऊर्जा दे, तो जितना ऊर्जा ये मांग रहा है यहां पे इस चौथे इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए इस कक्षक में, उस ऊर्जा को हम लोग कहते हैं युग्मन ऊर्जा। हम लोग क्या करते हैं, उसे P से करते हैं रिप्रेजेंट, यानी कि पेयरिंग एनर्जी हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना, पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं, यानी कि युग्मन ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है ना। अब तो युग्मन ऊर्जा को हम लोग P से करते हैं निर्दिष्ट, P से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में इसको P से लिखा गया है। तो हुआ क्या कि चौथा इलेक्ट्रॉन बोलता है तो यार रुपया लेगा मुझसे, मतलब ऊर्जा चाहिए तेरे को, ये बोलता हम तेरे पास नहीं रहेंगे। ये ऊपर देखता है कि यहां से यहां जाने के लिए, जो कि डेल्टा, हम लोग डेल्टा O लेंगे, मतलब अष्टफलकीय में, अगर डेल्टा T हुआ तो चतुष्फलकीय में। हम लोग पहले डेल्टा O की बात करेंगे, ठीक है ना, यानी कि अष्टफलकीय संकुल में पेयरिंग ऊर्जा की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो, तो चौथा इलेक्ट्रॉन बोलता है यार तुम मुझसे पैसा लेगा। चौथा इलेक्ट्रॉन विकल्प देखता है कि यार अगर मैं यहां ना रहकर के मैं अगर ऊपर वाले में रह जाऊं तो ऊपर कूद के देखता है, ऊपर कूद के देखता है, मतलब ऊपर जाने के लिए जितना ऊर्जा चाहिए उससे अधिक ऊर्जा ये मांग रहा है चौथा इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो डेल्टा O है, सुनो, यानी कि जो डेल्टा O है वो कम है किससे, पेयरिंग एनर्जी से। जितना ऊर्जा ये इलेक्ट्रॉन मांग रहा था ना अपने पास रहने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन जितना ऊर्जा मांग रहा था, यानी कि पेयरिंग एनर्जी, उससे कम एनर्जी ऊपर जाने में लग रहा है। ऊपर जाने के लिए ऊर्जा कम लग रहा है, तो क्या होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन बोलेगा यार मैं तेरे को ज्यादा एनर्जी दूंगा, तेरे पास मैं क्यों रहूं, मैं तो ऊपर अकेला रह करके मौज करूंगा कम ऊर्जा खर्च करके ही। तो चौथा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां पर पहुंचेगा, यानी कि जो इसका विन्यास बनेगा वो इलेक्ट्रॉन यहां पे ना भर के ऊपर भरा जाएगा, ऊपर। और ये आपको कब भरना है, जब लिगेंड दुर्बल क्षेत्र हो। तो दुर्बल क्षेत्र की इस प्रेजेंस में, उपस्थिति में जो डेल्टा O होगा वो ऊर्जा कम होगा, किससे, युग्मन ऊर्जा P से, ठीक है ना। तो इस केस में जो विन्यास हम लिखेंगे, देखो नीचे कौन है बताओ, नीचे हमारे पास कौन है, तो T2G कौन है हमारे पास, और ऊपर कौन है Eg। तो T2G में कितने हैं कुल 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और Eg में कितना आएंगे बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन। ये विन्यास हो गया दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो, अगर लिगेंड
दुर्बल क्षेत्र नहीं है। अगर लिगैंड कौन सा है, प्रबल क्षेत्र है, तो इसका विपाटन क्या होगा, ज्यादा। विपाटन ज्यादा होने की वजह से इसके बीच में गैप है ना, वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब चौथा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बोलेगा यार भाई मेरे को यहां पे रख लेना, मतलब मेरे को भी अपने साथ सुला लेना, मैं भी युग्मित होना चाहती हूं, मैं भी यहां पे युग्मित होना चाहती हूं। तो जो पहले से इलेक्ट्रॉन है वो बोलता है तू यहां युग्मित होना चाहती है, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। तो चौथा इलेक्ट्रॉन क्या बोलता है, मैं बर्बाद होना चाहता हूं, है ना। चौथा इलेक्ट्रॉन बोलता है मैं बर्बाद होना चाहता हूं। बताओ क्यों, चौथे इलेक्ट्रॉन को पता है कि ऊपर जाएगा तो इतना सारा ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा, किसमें, डेल्टा ओ के रूप में उसको ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा अधिक। लेकिन अगर यहां पर बर्बाद होना चाहती है तो उसे युग्मन यानी पेयरिंग एनर्जी के रूप में कम ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा। इसीलिए क्या होता है, अष्टफलकीय संकुलों में अगर लिगैंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, प्रबल क्षेत्र लिगैंड है, तो वो ऊपर न जाने के बजाय वो यहां पर युग्मित होना ज्यादा पसंद करती है, अर्थात बर्बाद होना चाहती है, ठीक है ना। और इस केस में जो इसका विन्यास हो जाएगा, यानी ये कब होगा, जब डेल्टा ओ की वैल्यू पी से ज्यादा हो जाता है, तब इसका जो विन्यास होगा यानी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, बताओ, T2G3 और EG0, यानी कि T2G E में कितना होगा बताओ, 4 हो जाएगा, T2G 4, EG में 0, EG में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, उसका विन्यास ये वाला होगा। तो इलेक्ट्रॉनों का विन्यास करना CFT के आधार पर आपको अवश्य आना चाहिए, ठीक है ना, अदरवाइज आप लैग करोगे, ठीक है। तो ये सब कुछ कहां होता है, CFT में होता है, ठीक है ना। कॉपी करो फटाफट से, बढ़ते हैं आगे, ठीक है भैया। तो ये सब क्या था बताओ, ऑल अबाउट CFT। अगर आपको ना बहुत ज्यादा डिटेल में CFT को और समझना है तो आपको क्या करना है, ये प्लेलिस्ट आपको चेक करना है, और वहां पर मैंने पता है CFT को बहुत ज्यादा डिटेल में ना एक्सप्लेन क्या हुआ है। इससे ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन और क्या करेगा कोई, ठीक है ना। थ्योरी आपको मैंने पहले सब कुछ लिखवा दिया है, ठीक है ना, यहां मैंने आपको बहुत अच्छे से सब कुछ लिखवा दिया है। आप अगर और अच्छे से CFT को पढ़ना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो आप सभी ना ये समझ गए कि जो CFT होता है उसके अंदर जो चतुष्फलकीय होता है ना, उसमें कम होता है विपाटन। कितना कम होता है, 4/9 गुना कम होता है अष्टफलकीय से, ठीक है ना, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। देखो चतुष्फलकीय कितना होता है, 4/9 गुना अष्टफलकीय की तुलना में कम होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कॉपी करो। तो दिस इज ऑल अबाउट CFT। ये सब कुछ जो था ना CFT के बारे में था, ठीक है ना। आपको आई होप कि अच्छे से समझ में CFT आ गया होगा, ठीक है। अब देखो क्या है यार, CFT भी फेल हो गया है, यानी उप सह संयोजन यौगिक में जो आबंधन होता है ना, उसको CFT भी बहुत अच्छे से नहीं समझा पाया। तो आप ना यहां पर एक ड्रॉबैक ये लिख सकते हो कि CFT की सीमाएं, क्या बताओ, CFT की सीमाएं, CFT की सीमाएं, बस तुम्हारी पड़ोसन सीमाएं नहीं, ठीक है ना। लिमिटेशन की बात करो मैं, लिमिटेशन ऑफ CFT। देखो भाई CFT ने क्या कहा पता है, CFT ने बोला क्या कि जो बिंदु आवेश होते हैं M की चारों तरफ, है ना, ये बिंदु आवेश हो गया, ये हो गया क्षेत्र, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये तो नेगेटिव लिगेंड है। जब ये नेगेटिव लिगेंड है तो इसकी उपस्थिति में अधिक प्रतिकर्षण होना चाहिए। जब ये लिगेंड इस नेगेटिव क्षेत्र की तरफ जाएंगे, खुद नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव है, तो जब ये इसके पास आएंगे तो नेगेटिव में क्या होगा, यानी कि जो ऋणात्मक लिगेंड है Cl है, F है, इनकी उपस्थिति में तो और अधिक होना चाहिए था विपाटन, मतलब इसको प्रबल होना चाहिए था, लेकिन नेगेटिव चार्ज होने के बाद भी ये दुर्बल होता है, इस चीज को एक्टिवेट नहीं कर पाया, ठीक है ना। ये भी नेगेटिव, अब ये आ भी रहा है नेगेटिव, तो प्रतिकर्षण अधिक होगा तो विपाटन भी अधिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यानी कि लिगेंड ये दुर्बल की तरह काम करता है, CFT के अनुसार प्रबल होना चाहिए, इसकी व्याख्या करने में असमर्थ रहा, ठीक है ना। एक तो ये बात हो गया, लिगेंड की भी व्याख्या नहीं कर पाया, ठीक है भाई, आपके बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां तुम्हारा हुआ खत्म CFT
और इसके बाद में बताओ संकुल जो होते हैं यौगिक ये रंगीन क्यों होते हैं ना। देखो संकुल यौगिक रंगीन क्यों होते हैं, रंगीन क्यों होते हैं, क्यों रंगीन क्यों होते हैं, है ना, होते हैं। आपको ये बात तो जानना है। मैंने कहा था दो होते हैं, इसके पीछे रीजन। एक होता है डीडी संक्रमण, क्या होता है, डीडी संक्रमण, है ना। और एक होता है क्या चीज, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रा, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रा, जो आपने डी ब्लॉक जब मैंने पढ़ाया था, कंप्लीट रिवीजन अभी पीछे ही आप जाके चेक कर सकते हो, हमारे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। वहां मैंने आपको समझाया है कौन सा, ये वाला आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रा। अब आपको यहां पर यह जानना है कि डीडी संक्रमण क्या होता है ना, वहां मैंने आपको डीडी संक्रमण समझाया नहीं था, ठीक है ना। तो अब यहां आपको क्या जानना है, आपको जानना है डीडी संक्रमण एक्चुअली होता क्या है। देखो ध्यान से, डीडी संक्रमण एक्चुअली होता क्या है। अभी जो आपने देखा विपाटन देखा है ना, जो कक्षक थे, है ना, 5, 1 2 3 4 और 5 हो गए। तो जब क्या हुआ इसका बताओ, इसका हुआ विपाटन, 2 यहां पहुंच गया, है ना, और 3 यहां पहुंच गया, ठीक है भाई, 3 यहां पहुंच गया, है ना, और 2 पर गया। मान लो इसके पास क्या, 1 इलेक्ट्रॉन, मान लो D1 है, या फिर D2 या फिर D3 जो भी है, यहां पर मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है। मैं ये तो बोलता हूं अगर D कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो डीडी संक्रमण होगा। अगर D कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डीडी संक्रमण नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब डीडी संक्रमण नहीं होगा तो रंगीन नहीं होगा। तो डीडी संक्रमण कब होता है, जब D कक्षक में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो। मान लो यहां पर कोई सूरज है, ठीक है ना, सूरज है, अरे सन होता है ना, लाइट। अब यहां से क्या मिला इसको, ऊर्जा मिला, क्या मिला इसको। अब जब इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिला तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन फटाक से जम करके यहां पहुंच जाएगा, यानी कि जो कि T2G कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, जो कि D का ही एक भाग है, और वो उछल करके कहां पहुंच गया बताओ, यहां पहुंच गया, कहां, EG कक्षक में। जो EG है वो उसी D कक्षक का ही एक कक्षक है जो टूटा था, है ना, वहां पहुंच गया। यानी एक D कक्षक से जो T2G है वहां से D कक्षक के ही EG में पहुंच गया, तो DD 2 बार नहीं हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर रहेगा तो है नहीं, जिस रंग के प्रकाश को इस इलेक्ट्रॉन ने अवशोषित किया है उसका जस्ट क्या होगा, विपरीत प्रकाश का रंग जो है ना वो उत्सर्जित करेगा। हम सभी जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा को अवशोषित करता है तो अवशोषित करने के बाद में वो अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है। तो वो जहां अपने उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है वहां पर वो ज्यादा देर तक रुकता नहीं है, वो अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, वो इलेक्ट्रॉन वापस नीचे आता है। तो जब इलेक्ट्रॉन वापस नीचे आएगा तो क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, यानी कि वो रेडिएशन विकिरण को निकालेगा, उत्सर्जित करेगा। तो जिस रंग का ऊर्जा इसने अवशोषित किया था यानी कि रेडिएशन, अब उसके जस्ट विपरीत कॉम्प्लीमेंट्री रंग के रेडिएशन को ये उत्सर्जित करेगा, और जिस रंग का ये ऊर्जा करेगा उत्सर्जित, उसी रंग का संकुल जो होगा आपको दिखाई देगा देखने में, ठीक है ना। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डीडी संक्रमण, ठीक है। इसकी जो कंप्लीट थ्योरी है ना वो मैंने पढ़ाया हुआ है, यहां पर मैं रिवीजन ले रहा हूं तो मैं इसको थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, ठीक है। आप जाके लेक्चर कंप्लीट देख सकते हो अगर आपको थ्योरी यहां से लिखना है तो, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको बताओ, हम लोग इसको बोलते हैं डीडी संक्रमण, हम लोग इसी को बोलते हैं डीडी संक्रमण, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, अपने एक T2G कक्षक से दूसरे DEG कक्षक में जा रहा है, ठीक है, स्थानांतरित हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं डीडी संक्रमण, ठीक है। तो ये क्या है, रंगीन होने का कारण इसका यही होता है, ठीक है ना। अब एक बार आप ये देख लो, है ना, ऐसे अगर ये क्या बताओ, हम इसे बोलते हैं रंग चक्र, रंग चक्र बोलते हैं। अगर
ब्लू रंग का प्रकाश उसने किया अवशोषित, तो जब वापस आएगा तो ऑरेंज रंग का प्रकाश वो निकालेगा, ठीक है ना, यानी कि वो कौन सा नारंगी रंग का होगा। अगर किसी संकुल ने डी जो है कक्षक उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, अगर उसने मान लो हरे रंग का प्रकाश किया है अवशोषित, तो लाल रंग का संकुल दिखाई देगा, ठीक है। अगर उसने लाल रंग का संकुल जो है आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसने ग्रीन रंग का प्रकाश अवशोषित किया है। अगर मान लो उसने पीले रंग का प्रकाश किया है अवशोषित, तो वो आपको वॉयलेट रंग का दिखाई देगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी संकुल का रंग को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको मान लो एग्जाम में दे दिया कि कोई डी कक्षक है, उसके इलेक्ट्रॉन ने मान लो अगर लाल रंग के प्रकाश को अवशोषित किया है, तो संकुल किस रंग का दिखाई देगा, तो आप बोलोगे हरे रंग का दिखाई देगा, ठीक है ना। आप यहां से क्या कर सकते हो, जो रंग है ना संकुल का, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, आप उसके रंग को प्रिडिक्ट कर पाओगे इस रंग चक्र की मदद से, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा क्या हुआ, कंप्लीट जो है ना वो उपसहज संयोजन यौगिक वो हमारा खत्म हुआ, ठीक है, समाप्त हो गया। अब क्या है ना, देखो समाव्यवस्था इसमें बचा हुआ था, समाव्यवस्था को मैं किसी और लेक्चर में लेकर के आऊंगा जो कि इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, मतलब इस चैप्टर में तो है, हम उसको अलग से पढ़ते हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो आई होप कि आपको ना हमारा पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। आपसे मिलते हैं एक और नए लेक्चर में एक अच्छे चैप्टर की कंप्लीट रिवीजन के साथ, एक वन शॉट के फॉर्म में, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए, आप इस चैप्टर को रिवाइज करते रहिए, और इससे पहला वीडियो जो था ना पिछला, वो आप जरूर एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। आपको क्या होगा, पूरा 5वां चैप्टर जो है ना वो रिवाइज हो जाएगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हम आपसे मिलते हैं एक और नए लेक्चर में विद कंप्लीट रिवीजन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।